ये कहानी सिर्फ खबरों का संकलन नहीं है, ये उस वैश्विक उथल-पुथल की तस्वीर है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून, सैन्य ताकत, राजनीतिक अहंकार और इंसानी मानसिक टूटन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इसी टकराव के बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा कर दी है कि वो अमेरिका के दबाव, धमकी या प्रतिबंधों के आगे झुकते हुए इजरायल के खिलाफ कथित युद्ध अपराधों की जांच को बंद नहीं करेगा। आईसीसी ने साफ कहा है कि उसके संस्थापक दस्तावेज रोम स्टैट्यूट के अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कितनी भी शक्तिशाली सरकारें क्यों न हस्तक्षेप करें। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी की वार्षिक बैठक के बाद असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए अदालत की स्वतंत्रता पर हो रहे राजनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और खुलेआम दी जा रही धमकियों को लेकर गहरी चिंता जताई। ये वही समय था जब अमेरिका पहले ही आईसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों, जजों और मुख्य अभियोजक करीम खान पर आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगा चुका था। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने इस बैठक से पहले आईसीसी पर इजरायल और अफगानिस्तान से जुड़े युद्ध अपराधों की जांच रोकने का दबाव भी बनाने की कोशिश की। अमेरिका ने सदस्य देशों से यहां तक कहा कि रोम स्टैट्यूट में संशोधन किया जाए ताकि गैर सदस्य देशों के नागरिकों पर अदालत का अधिकार क्षेत्र लागू न हो। अगर ऐसा होता तो सीधे तौर पर अमेरिकी और इजरायली नागरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून की पकड़ से बाहर हो जाते और रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपराधों की जांच भी अपने आप खत्म हो जाती। लेकिन आईसीसी के अंतिम घोषणा में साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह का ऐसा संशोधन जो अदालत की स्वतंत्रता को कमजोर करे, उस पर विचार तक नहीं किया जाएगा। एक वरिष्ठ राजनयिक ने यहां तक कहा कि प्रतिबंधों को वैध बनाने वाली कोई भी पहल अदालत को बचाएगी नहीं, बल्कि और नुकसान पहुंचाएगी। आईसीसी के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि प्रतिबंधों से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी ताकि वे प्रभावी बने रहें। इस पूरे बयान में चुने हुए अधिकारियों और नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ उकसावे वाली कार्रवाइयों की भी तीखी निंदा की गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर 2023 के बाद गाजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कथित युद्ध अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। और इसी के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने खुले तौर पर अदालत और अभियोजक को धमकाना शुरू किया। अप्रैल में जब अभियोजक करीम खान गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहे थे, तब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन न केवल फंडिंग रोकेगा, बल्कि आईसीसी से बाहर निकलने पर भी विचार करेगा। इजरायल और अमेरिका दोनों ही ये तर्क देते रहे हैं कि वे फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते, इसलिए अदालत को उनके नागरिकों पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है। जबकि आईसीसी इस समय दुनिया की इकलौती स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत है जो राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष सैन्य नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेह ठहरा सकती है। फिलहाल ये अदालत फिलिस्तीन, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान के दारफुर, लीबिया, कॉन्गो और फिलीपींस सहित 12 मामलों की जांच कर रही है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के दबाव, धमकियों और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद आईसीसी के जज, अभियोजक और कर्मचारी ये दोहरा चुके हैं कि वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और जांच जारी रखेंगे। इसी वैश्विक तनाव के बीच एक और सच्चाई सामने आई है जो युद्ध के मनोवैज्ञानिक असर को उजागर करती है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजरायली सेना में आत्महत्याओं की संख्या अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। इजरायली सेना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 के बाद सिर्फ उसी साल 7 सक्रिय सैनिकों ने आत्महत्या की। 2024 में यह संख्या बढ़कर 21 हो गई और 2025 की शुरुआत से अब तक कम से कम 20 और सैनिकों ने अपनी जान ले ली, जबकि युद्ध से पहले औसतन हर साल 12 के आसपास आत्महत्याएं होती थीं। इस आंकड़े से साफ है कि लंबा युद्ध, लगातार हिंसा, मोर्चे पर देखे गए भयावह दृश्य और मानसिक आघात सैनिकों को अंदर से तोड़ रहे हैं। फिलिस्तीनी सूचना केंद्रों का कहना है कि ये बढ़ती आत्महत्याएं उसी मानसिक दबाव का नतीजा हैं जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध का दायरा और फैलता नजर आ रहा है।
चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद चेचन राष्ट्रपति रमजान कादिरोव ने खुली चेतावनी दी कि अगले एक सप्ताह के भीतर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। रूसी एजेंसी तास के अनुसार कादिरोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि यूक्रेन के नव-नाज़ी तत्व अब हमारे जवाब को महसूस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रोजनी के एक बहुमंजिला इमारत पर हमला करना सैन्य दृष्टि से निरर्थक था और वे नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि केवल सैन्य और कथित आतंकी ढांचे पर हमला करेंगे। इससे पहले 5 नवंबर को ग्रोजनी सिटी कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन गिरा था, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इसी बीच दक्षिण एशिया में हालात भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। कतर और तुर्की की मध्यस्थता से हुए नाजुक संघर्ष विराम को तोड़ते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से खून खराबा शुरू हो गया। शुक्रवार रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच 4 घंटे तक गोलीबारी हुई, जिसमें अफगानिस्तान के 4 नागरिकों की मौत हो गई। सीमावर्ती शहर स्पिन बोलदाक से लोग पूरी रात जान बचाकर भागते रहे। कांधार के एक अस्पताल ने 4 शव मिलने की पुष्टि की, जबकि पाकिस्तान की ओर 3 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने तालिबान पर बिना उकसावे के गोलीबारी का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तानी सेना ने तुरंत और सख्त जवाब दिया। वहीं तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान ने फिर से हमला शुरू किया, इसलिए उन्हें जवाब देना पड़ा। ये सब उस वक्त हो रहा है जब 2 महीने पहले ही सऊदी अरब में बातचीत के दौरान दोनों पक्ष संघर्ष विराम बनाए रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन अविश्वास और आरोपों ने क्षेत्रीय स्थिरता को फिर से झकझोर दिया। उधर पाकिस्तान के भीतर राजनीति और सेना के टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है। ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुलकर कहा है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान खान लोगों को बिजली बिल ना देने और प्रवासी पाकिस्तानियों से रेमिटेंस रोकने की अपील कर रहे हैं। साथ ही सेना के नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सशस्त्र बल किसी राजनीतिक दल का एजेंडा का पालन नहीं करते और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को राज्य से ऊपर रखना बेहद खतरनाक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सेना के खिलाफ नकारात्मक प्रचार में विदेशी मीडिया और सोशल मीडिया नेटवर्क भी सक्रिय हैं। कुल मिलाकर यह पूरी कहानी इस बात की गवाही है कि दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता, हथियार और राजनीति के फैसले आम लोगों, सैनिकों और संस्थानों पर भारी दबाव डाल रहे हैं। लेकिन इसी अराजकता के बीच कुछ संस्थाएं अब भी खुद को कानून और जवाबदेही के साथ जोड़कर रखने की कोशिश कर रही हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सबसे ताकतवर देशों की धमकियों का सामना ही क्यों न करना पड़े।